Okay, hi everyone, it's me, your Manu Ishu, and welcome back to my channel Manu Ishu ACC classes. So in this video, we are going to do risk management question from the Copland Kit. And if you're watching my video for the first time, just don't forget to hit the bell icon and don't forget to hit the subscribe my channel as well. Okay, so first question is what does the term matching refers to? Okay, the coupling of two simple financial instruments to create a more complex one. ऐसा कुछ हम लोगों ने मैचिंग में पढ़ा नहीं है. बेसिकली मैं बता देती हूँ पहले मैचिंग होता क्या है. मैचिंग में क्या होता है ना, सपोज इन फॉरेन कंट्री आपको कोई रिसिप्ट आनी है वहाँ से एंड एट द सेम टाइम सेम करेंसी में आपको पेमेंट भी करना है. इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, उसको मैच कर देते हैं. अब वॉट एवर जो अनमैच्ड प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट होता है उसको हम लोग को हेज करना होता है करेंसी रिस्क जो फेस हो करेंगे ना उसके लिए. तो फर्स्ट ऑब्वियसली ऐसा कुछ पड़ा नहीं है और ये कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स हम लोग को बनाना भी नहीं है मैचिंग करके. तो बी क्या कहता है, मैकेनिज्म वेयर बाय कंपनी बैलेंस इज फॉरेन करेंसी इन फ्लो एंड आउटफ्लो. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि आपका कोई रिसिप्ट आने वाला है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू पे इन द सेम करेंसी टू द फॉरेन सप्लायर. इन दैट केस व्हाट यू डू, यू जस्ट मैच बोथ द ट्रांजेक्शन एंड वॉट एवर द अनमैच्ड प्रोपोर्शन जो अमाउंट है उसको हम लोग हेज करेंगे. सो दैट्स व्हाट द बी इज टेलिंग. Third, adjustment of the credit terms between the companies and contract not yet offset by future contract or future fulfilled by delivery. ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है. सो बेसिकली मैचिंग का वो आप कंसेप्ट याद रखो. ओके, सो नेक्स्ट इज a company whose home currency is a dollar expect to receive 500,000 pesos in the 6-month time from a customer in the foreign country. तो बेसिकली हम लोग एक एक करके नोट डाउन करते हैं कौन सा लाइक होम करेंसी है एंड कौन सा लाइक फॉरेन, सो इजी हो जाएगा. ओके, सो कंपनी का होम करेंसी इज डॉलर, राइट? व्हाट हैपन यार. ओके, होम करेंसी, ओके, इट्स डॉलर एंड कंपनी उस होम करेंसी डॉलर एक्सपेक्ट टू रिसीव ये रिसीव करने वाला है कितना, रिसीव 500,000 पेसोज. ठीक है, अब कितना महीना में, 6 मंथ में. ओके ओके, एंड टाइम फ्रॉम द कस्टमर इन अ फॉरेन कंट्री एंड द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट आर अवेलेबल. अब होम करेंसी डॉलर है तो फॉरेन करेंसी कौन होगा, फॉरेन करेंसी इज पेसो. ठीक है, और ये फॉरेन करेंसी में ही आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, आई मीन करेंसी जो भी कोडेड है. अब यहाँ पे आपको दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, आपका जो स्पॉट रेट है फॉरवर्ड रेट वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट. हाउ डू वी नो, अगर पर डॉलर पर करेंसी जो भी है, पर करेंसी यहाँ पे जैसे कि पर क्या है, डॉलर, डॉलर क्या है, होम करेंसी. अगर पर होम करेंसी है इन दैट केस इट इज इनडायरेक्ट कोड. अगर पर फॉरेन करेंसी है इन दैट केस इट इज डायरेक्ट कोट. अब आप सोच रहे हो कि इन दोनों से क्या हम लोग को लेना देना, ऑब्वियसली लेना देना है. अगर इनडायरेक्ट कोट है इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली डिवाइड. अगर डायरेक्ट है इन दैट केस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कौन सा है हमारा इनडायरेक्ट कोट, राइट, इनडायरेक्ट कोट. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वॉकिंग टू द नियरेस्ट 100 व्हाट इज द 6 मंथ डॉलर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीव यूजिंग द मनी मार्केट हेज. अब मनी मार्केट हेज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है बट आई थिंक इट्स क्वाइट इजी. ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे करना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, सो नाउ मनी मार्केट हेज. सबसे पहले चीज क्या ध्यान देना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ना, रिसिप्ट करने वाले एंड अमाउंट कितना है, 500 पेसोज है ना. दूसरी बात कितने महीने में, 6 मंथ में. ठीक है, और इसके बाद ये क्या है हमारा, ये एसेट है. इतना चीज नोट डाउन करने के बाद अब आपको सोचना है ये जो चीज हम लोग करने वाले उसका अपोजिट हम लोग क्रिएट करेंगे. मीन्स
In this case, we are going to receive 500 pesos in the 6 months. This means it is our asset, right? Now we have to create the liability. ओके, एंड हाउ डू वी गेट दैट? अब इसको हम लोग बोरो करेंगे. अब बोरो कितना करना है? बोरो 500,000 पेसो नहीं करना है, हम लोग को बोरो करना है इतना अमाउंट बोरो करेंगे जिसपे इंटरेस्ट चार्ज होके, सपोज आपका एक्स बोरो करोगे, ठीक है, एक्स प्लस एक्स पे सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, जितने महीने के लिए उसको रखेंगे इंटरेस्ट चार्ज होके वो इक्वल टू 500,000 पेसो बनना चाहिए. ये लॉजिक है, ठीक है. ये यहाँ पे आपको एक्स अमाउंट बोरो करेंगे, उस वो अमाउंट बोरो करने पे जो इंटरेस्ट चार्ज, आई मीन चार्ज मतलब जो अर्न करेंगे वो ऐड होके ऑल टुगेदर 500,000 पेसो होना चाहिए. अब एक्स को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे? एक्स को कॉमन लोगे, यहाँ पे जैसे एक्स कॉमन लेके 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 500 1 2 3 पेसोस, ठीक है. चार्ज होके इसको रेट बना दो, अच्छा रहेगा. ओके, ये ठीक है. अब x को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल टू 500,000 पेसोस को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है. ये बस मैंने समझाने के लिए किया है आपको, बस कि क्या हम लोग, मैं डायरेक्ट बोलती कि हम लोग डिवाइड कर देते तो आपको शायद समझ में ना आती, इसलिए इसको मैं अब साइड कर देती हूँ. ये लॉजिक में बस समझाने के लिए, ठीक है. मैं डायरेक्ट अगर बोलती कि यहाँ 500 हम लोग को बोरो करना है, कितना बोरो करना है, ये डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट लेके बोरो कर दो, तो वैसे आप लोगों को समझ में नहीं आती. तो इसलिए मैंने ये चीज़ बताया कि अब हम लोग बोरो कैसे करेंगे. सपोज एक्स से बोरो करेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होगा, इंटरेस्ट मतलब चार्ज होकर डिपॉजिट, मैं बताऊँगी चार्ज डिपॉजिट के बारे में भी. इतना समझो कि एक्स से सपोज अमाउंट बोरो किया एंड इंटरेस्ट रेट ऑन करके प्लस करेंगे, सो ऑल टुगेदर वी हैव ए 500,000 पेसो होना चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ 6, ठीक है. 6 मंथ बाद पे हम लोग को रिसीव होता है ना. तो अब करते हैं हम लोग बोरो का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. अब इसके लिए इंटरेस्ट रेट कौन सा लेंगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन. इंटरेस्ट रेट हम लोग को लेना है जिसमें आपको जो करेंसी आप रिसीव कर रहे हो, जिस करेंसी में आप रिसीव करने वाले हो, यहाँ पे किस में रिसीव कर रहे हैं? वी आर गोना बी रिसीव इन द पेसो. तो पेसो कौन है? फॉरेन करेंसी है. फॉरेन कंट्री का बोरोइंग रेट कितना है? फॉरेन कंट्री का बोरोइंग रेट इज 8%, बट ये 8% पर ईयर है एंड वी गोना बी रिसीव द अमाउंट इन द 6 मंथ. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू 8% को डिवाइड कर देंगे 6/12, तो वी विल गेट 4%, ठीक है. यहाँ तक. अब हम लोग निकालते हैं बोरोइंग अमाउंट, ठीक है. बोरोइंग अमाउंट ऊपर सिलेक्ट करो, डिवाइड 1 प्लस इसको ऐड कर दो तो ये हम लोग इतना अमाउंट बोरो करेंगे. कहाँ बोरो करेंगे? फॉरेन कंट्री में. ओके, ये मैंने कैलकुलेट किया तो बोल्ड कर देती हूँ. अब नाउ अब क्या करना है हम लोग को? ये तो पेसो में बोरो किया उधर फॉरेन कंट्री में, अब इसको स्पॉट रेट में, आज के रेट में ही कन्वर्ट कर देते हैं. स्पॉट रेट में कन्वर्ट करते हैं. स्पॉट रेट में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ याद रखना, अब स्पॉट रेट में कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? अपने कंट्री में, तो डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना. तो एक चीज़ याद रखना है आपको, ये बोरोइंग अमाउंट डिवाइड, अब यहाँ पे तो एक रेट दिया है, कोई नहीं 15 डिवाइड कर देंगे इतना आ जाएगा. बट इन केस आपको लाइक एक 2 रेट दिया होगा स्प्रेड का या आई मीन सॉरी स्पॉट रेट का, इन दैट केस आपको कंफ्यूजन होगा कौन सा रेट लूँ या ना लूँ, ठीक है. ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे. तो अगर 2 रेट दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? रिसिप्ट कर रहे हैं. मतलब हम लोग क्या करेंगे? करेंसी को सेल करेंगे. सेल क्या करेंगे? हाई रेट पे करेंगे, हम लोग करेंगे. बैंक को छोड़ दो, बैंक में आपका लो रेट पे करेगा, बट हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. क्या कर रहे हैं? रिसिप्ट कर रहे हैं. रिसिप्ट करने के बाद वो करेंसी हम लोग को रिसीव होगी. वी हैव टू सोल्ड दोज करेंसी टू गेट इन आवर होम करेंसी वैल्यू, है कि नहीं. हम लोग अपना कंट्री का करेंसी खरीदने के लिए हम लोग उस करेंसी को बेचेंगे. सेल करेंगे किस पे करेंगे? हायर रेट पे करेंगे. तो हाई रेट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं. अगर ये इनडायरेक्ट कोड के लिए,
अगर डायरेक्ट होता है इन दैट केस हम लोग लोअर रेट चूज करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है। पहले हम लोग को देखना है इनडायरेक्ट कोट है कि डायरेक्ट। और क्वेश्चन आएगा वैसा तो मैं आपको ऑब्वियसली समझा दूंगी, बट मैंने ऐसे बस एक्सप्लेन कर दिया कि पहले देखना है कि डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट कोट है तो इन दैट केस वी विल मल्टीप्लाई, इनडायरेक्ट कोट है इन दैट केस वी विल डिवाइड। और इनडायरेक्ट कोट में क्या करते हैं हम लोग, हाई रेट पे सेल करते हैं। अगर डायरेक्ट कोट होता है तो वहाँ पे लो रेट पे सेल करते हैं, बाई के लिए वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये स्पॉट रेट पे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ हम लोग को अपने होम करेंसी में डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट डिपॉजिट अब कितना करेंगे, अभी ये बात आती है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अब इंटरेस्ट रेट अपने कंट्री का, हम लोग का कंट्री का इंटरेस्ट रेट कौन सा, डिपॉजिट वाला। तो होम कंट्री का डिपॉजिट रेट इज 3%। पर ये तो सालों के लिए, ये भी ध्यान देना एग्जाम में कभी कभी आपका 6 मंथ का भी दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो 3% डिवाइड बाई 2, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट रेट। अब डिपॉजिट करने के लिए सेम लॉजिक, इनटू 1 प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करेंगे, इसलिए डिपॉजिट इतना करना है। अब एग्जाम में आपको कभी कभी ये वाला ही वैल्यू पूछ लेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करने वाला, ये स्पॉट रेट वाला। अब कब पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो बताती हूँ। अगर बोलेगा नाउ कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे तो यहाँ बोल रखा है 6 मंथ का वैल्यू पूछ रखा है, तो ऑब्वियसली ये आपका होगा। ठीक है, बट अगर नाउ पूछेगा नाउ कितना आ रहा है, तो इंटरेस्ट हम लोग इंक्लूड नहीं करते 6 मंथ का। बी केयरफुल, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेप जहाँ पे आप लाइक गलती कर सकते हो। तो ये चीज़ है डिपॉजिट रेट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 to 500 में कर देंगे। ठीक है, ये डॉलर। ये चीज़ समझ में आया आप लोग को? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रिव्यू करें, बैक करके एक बार फिर से रिप्ले करें। और जैसे जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं चाहूँगी मैं खुद करके आपको समझा दूँ, तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फंडा ये है मनी मार्केट का कि पहले हम लोग अपने कंट्री में डिपॉजिट करेंगे, वो डिपॉजिट करने के बाद इंटरेस्ट रेट अर्न करने के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा, एंड उसको स्पॉट रेट में कन्वर्ट करके फिर फॉरेन करेंसी में बोरो करके मैच कर देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट बोले एक्सचेंज रेट रिस्क को हम लोग हेज कर रहे हैं। ओके, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 185। State company has to pay Spanish supplier 100,000 euro in the 3 month time, and the company finance director wishes to avoid exchange rate exposure and is looking at a 4 option. Indicate by clicking in the relevant box whether the following would provide cover or not against the exchange rate exposure that the would otherwise suffer. Okay, do nothing for the 3 month and then buy euros at the spot rate. डू नथिंग फॉर नहीं कवर करेगा, ये आपका शॉर्ट टर्म है, कभी कभार जो होता है ना ऑकेजनली ट्रांजेक्शन, उसके लिए ठीक है, बट ये कवर नहीं करता है मतलब लाइक रिस्क को। सो दिस इज नॉट, वुड नॉट प्रोवाइड कवर। पे इन द फुल नाउ एंड बाय यूरो एट द स्पॉट रेट, पे इन द फुल नाउ एंड बाय एट द फुल स्पॉट रेट। ये बेसिकली आपका लीडिंग का है ये, तो ऑब्वियसली लीडिंग वाला करता है, लैगिंग वाला नहीं करता है। लैगिंग हमारा स्पेकुलेशन है। ठीक है, buy euros now and put them on deposit for 3 months and pay the debt with this euro plus accumulated interest। ये अब भी हम लोगों ने जो किया मनी मार्केट है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, सो ये भी कवर प्रोवाइड करेगा। अरेंज a forward exchange contract to buy the euros in 3 month time, ये भी हमारा forward exchange contract को डिफाइन कर रहा है एंड ये भी कवर करता है। सो एक्सेप्ट 1 एंड फर्स्ट स्टेटमेंट, रेस्ट 3 विल कवर। Okay, so next 186. Indicate by the clicking in the relevant box whether the following statement concerning the currency risks are true or false. Okay, lagging is a method of hedging transaction exposure. Lagging हमारा मैंने बोला ना वो speculation है, वो hedge नहीं करता है, तो ये false है। Matching receipt and payment is method of hedging translation exposure. ऑब्वियसली नहीं, ये हमारा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर को वो हेज करता है, टीवी फॉल्स है। ट्रांसलेशन आपका बेसिकली कब आता है, व्हेन आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते हो, लाइक इन द केस ऑफ कंसोलिडेशन, जैसे कि आपका कोई कंट्री कंपनी आपका बाहर है फॉरेन कंट्री में, इन दैट केस आप उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंसोलिडेट करोगे वहाँ पे आपको ये रिस्क फेस कर सकते हो। बट ये भी पेपर बेस्ड है, मतलब लाइक अकाउंट ऐसा कोई से नहीं है कि लाइक शेयर होल्डर को वेल्थ को इम्पैक्ट कर पड़ेगा। ओनली इम्पैक्ट इन केस जब वो सब्सिडी को सोल्ड करो, इन दैट केस, अदरवाइज नहीं करेगा ऐसे।
ठीक है। 187. A UK company had just dispatched a shipment of the good to Sweden and the sale will be invoiced in the Swedish corner and the payment is to be made in the 3 month time. Neither the UK exporter nor the Swedish importer uses the forward foreign exchange market to cover the exchange risks. If the pound sterling were weakened substantially against the Swedish kroner, what would be the foreign exchange gain or loss effect upon the UK exporter and the Swedish importer, and indicate by clicking the relevant box which effect would be seen. ओके, तो इसको भी चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 187. तो यूके कंपनी अगर है तो इसका डॉलर क्या होगा, आई मीन करेंसी क्या होगा, पाउंड। ऑल प्लस 0613 ऑल प्लस क्या है इसका, स्टर्लिंग, ठीक है, यूके का, एंड यह पाउंड कह सकते हो, पाउंड लिख दो इजी रहेगा। ओके, एंड यूके कंपनी जस्ट डिस्पैच शिपमेंट टू स्वीडन, ठीक है, एंड इसका करेंसी क्या है, स्वेडिश क्रोनर, ठीक है, ये है। मतलब इसने इसको गुड सोल्ड किया है, मतलब ये एक्सपोर्टर एंड ये इंपोर्टर, ठीक है, ये हुआ है। और इनवॉइस किस में आपका बन रहा है, इनवॉइस आपका बन रहा है स्वीडिश कॉर्नर में, कॉर्नर इनवॉइस। ओके, एंड आफ्टर दैट 3 महीना में ये पेमेंट होनी है, तो इसके लिए रिसिप्ट हो जाएगा, इसके लिए पेबल हो जाएगा, है ना। तो अगर पाउंड स्टर्लिंग वीक हो रही है, पाउंड मतलब होम करेंसी वीक हो रही है, मतलब फॉरेन का स्ट्रेंथ हो रही है, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये भी बता देती हूँ, मुझे याद आया, अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, इन दैट केस आपका पेमेंट इज फेवरेबल एंड रिसिप्ट इज फेवरेबल, पेमेंट इज एडवर्स। अगर फॉरेन करेंसी आपका डेप्रिशिएट हो रही है, इन दैट केस रिसिप्ट इज एडवर्स, पेमेंट इज फेवरेबल, क्योंकि आपको कम पे करना होगा, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे भी सेम केस है, ये वीक हो रही है, ये वीक हो रही है होम करेंसी, एंड ये स्ट्रांग हो रही है। तो स्ट्रांग हो रही है, इससे किसको फायदा होगा, यूके एक्सपोर्टर को, स्वीडिश इंपोर्टर को, ये चीज बताना है हम लोग को कि नो इफेक्ट होगा, ये बताना है। तो अगर ये पेमेंट फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगा, स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग को ज़्यादा मिलेगा ना। तो यूके एक्सपोर्टर को क्या है, गेन ही है। और स्वीडिश कॉर्नर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनवॉइस किस में है, स्वीडिश कॉर्नर में ही है, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट का हो जाएगा यूके एक्सपोर्टर गेन एंड इंपोर्टर नो इफेक्ट। ओके, so question number 188. A UK company will purchase a new machinery in the 3 month time for 7.5 million and the forward exchange rate is this. Okay, what is the appropriate 3 month forward rate at which the company should hedge this transaction? ओके, तो हमको रेट बताना है, कौन सा रेट यूज करेंगे फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। तो ये चीज देखना है पहले कि रिसिप्ट या पेमेंट, एक यूके कंपनी विल परचेज न्यू मशीनरी इन 3 मंथ, मतलब वो पे करेगा 3 महीने में, और वो देखना है इनवॉइस किस में है, इनवॉइस डॉलर में है, होम करेंसी कौन है, पाउंड, तो ये आपका फॉरेन करेंसी में वो कोटेड है। दूसरा क्या देखना है हम लोग को, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट, क्योंकि पर पाउंड है मतलब पर होम करेंसी है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट है, ऑब्वियसली डिवाइड होगा सबसे पहली बात। अब रेट कौन सा यूज करना है, पे कर रहे हैं, पे करेंगे किस पे, हम लोग करेंगे लोअर पे करेंगे, तो लोअर कौन सा है यहाँ पे 2.08383, सॉरी 2.0383, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। द करंट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट बिटवीन स्टर्लिंग एंड यूरो इज इतना, एंड स्टर्लिंग एनुअल इंटरेस्ट इज 5.75% per annum एंड द यूरो एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 4.75% per annum.
what should the 3 month forward rate be? तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी जो थ्योरी है ना, IRPT, एंड दूसरा कौन सा है, परचेज पावर पैरिटी थ्योरी, ये आपका फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करता है एंड ये आपका फ्यूचर रेट, ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम लोग को, ये पूछ रहा है फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो हालांकि इंटरेस्ट रेट दिया है तो एग्जाम में क्या करेगा, आपको इन्फ्लेशन रेट भी दे देगा। इन दैट केस आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रेट हम लोग को यूज़ करना है। सो नाउ इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग द फॉरवर्ड रेट टू कैलकुलेट, इट मीन्स आपका वो कौन सा है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का वो फॉर्मूला लगा के फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो क्वाइट सिंपल है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ या फिर बता ही देती हूँ, कोई नहीं। फॉरवर्ड रेट, तो सबसे पहले हम लोग का स्पॉट रेट लेंगे। स्पॉट रेट दिया हुआ 1.4 यूरो, 1.4415 यूरो, ठीक है। और फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट, फॉरेन कंट्री, आई सी करती हूँ, ठीक है, काउंटर कंट्री का इंटरेस्ट रेट। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे पहले देखो, ये हमारा, ये ध्यान देना यहाँ पे, ये पर क्या है, स्टर्लिंग, तो नीचे हम लोग डिवाइड करते हुए स्टर्लिंग लेंगे, ऊपर में यूरो लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को चाहिए यूरो का इंटरेस्ट रेट इज 4.75%। अब ये पर एनम दिया हुआ है, पर हम लोग को चाहिए 3 महीने का। सो व्हाट वी हैव टू डू इज 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। एंड IB मतलब बेस कंट्री का इंटरेस्ट रेट, मीन्स पर जिसमें दिया है उसका, यहाँ पे स्टर्लिंग है बेस, तो इसका इंटरेस्ट रेट इज 5.75%, इसको कर देंगे 3 डिवाइड बाई 12। ये हो गया। अब नाउ हम लोग निकालते हैं फॉरवर्ड रेट, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लेंगे स्पॉट रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस काउंटर कंट्री का इंटरेस्ट रेट 3 महीने का, ठीक है, एंड देन डिवाइड 1 प्लस होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एंड ये 4 डेसिमल प्लेस में पूछा हुआ है, तो लेट्स बी टू 4379, ठीक है। ओके, सो 190, the difference between price of the future contract and the spot price on the given date is known as what, basis, ठीक है। ये सिंपल है, बुक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। (191) which of the following statement is correct? Once purchased currency future have a range of close out date. ऐसा नहीं है कि रेंज ऑफ क्लोज आउट डेट होता है, डिफरेंट क्लोज आउट डेट होता है जो आप चूज कर सकते हो, रेंज नहीं होता है। दिस इज द फॉल्स। करेंसी स्वैप कैन बी यूज टू हेज एक्सचेंज रेट रिस्क ओवर लॉन्ग पीरियड देन फॉरवर्ड रेट, ये याद रखना आपका। करेंसी स्वैप या फिर इंटरेस्ट स्वैप जो भी होता है ना, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मतलब हेज करते हैं। तो बी आपका करेक्ट है। बैंक विल अलाउ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट टू लैप्स इफ दे आर नॉट यूज्ड बाय द कंपनी, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, लैप्स नहीं कर सकते हम लोग सी के केस में, इसलिए रॉन्ग है। डी करेंसी ऑप्शन आर पेड व्हेन दे आर एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है, उसको अप फ्रंट में पे करना होता है, वेदर यू एक्सरसाइज और नॉट उससे मतलब नहीं है, तो ये भी गलत है। Okay, so which of the indicated by the clicking the relevant box, which choice should be undertaken by the company for each option? The following options are held by the franchise company at the expiry date. A call option on the 500,000 sterling in exchange for US dollar at exercise price of per pound कितना है, $1.90. Okay, exchange rate at the expiry date was 1.95.
ओके, और पुट ऑप्शन का भी दिया हुआ है, पुट ऑप्शन ऑन 400,000 स्टर्लिंग इन एक्सचेंज ऑफ सिंगापुर डॉलर एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 2.90 पर स्टर्लिंग, एक्सचेंज रेट एट एक्सपायरी डेट इज 2.95 पर स्टर्लिंग। तो हम लोग को बताना है एक्सरसाइज करेंगे कि लेप्स। सबसे पहले बताते हैं कॉल ऑप्शन क्या है एंड पुट ऑप्शन क्या है। कॉल ऑप्शन मीन्स राइट टू बाई करेंसी बट नॉट ऑब्लिगेशन। अगेन पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल करेंसी बट नॉट ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन मतलब बाई कर रहे हो, बाई करोगे जो आपको एक्सचेंज करना है स्टर्लिंग 500,000 फॉर यूएस डॉलर के लिए, और आपका इनडायरेक्ट कोटी नहीं, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है यूएस डॉलर। हाँ, ये डायरेक्ट है आपका। तो अभी एक स्टर्लिंग के बराबर आपको 1.90 एक्सपायरी डेट, एक सेकेंड, हाँ, a call option on the 500,000 sterling in exchange for US dollar at the exercise price of 1.90 and exchange rate at expiry date was 1.94। ओके, तो मतलब आपने एक ऑप्शन मान लो बाइक आपने लिया था, ऑप्शन लिया था कॉल ऑप्शन, जिसपे आप उस टाइम एक्सरसाइज का प्राइस तय हुआ था 1.90। ठीक है, तो आपका जब एक्सपायरी डेट आया, आपका एक्सचेंज रेट जो एक्सपायरी डेट पे था वो पहुंच गया 1.95। तो अब बताओ, आप अब ना ऐसे ऐसे कंफ्यूजन आपको होगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो और देखो कि घाटा लग रहा है कि फायदा हो रहा है। ठीक है, दिखाती हूँ जैसे ऐसे आपको क्वेश्चन 192। तो पहले कितना करूँ मैं, 500 1 2 3 पाउंड। ओके, तो जब 1.90 था, ये डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपायरी डेट पे कितना हो गया 1.95 डॉलर। अब देखो, इतना में जब कॉन्ट्रैक्ट लिए थी, इतना हम लोग ने फिक्स किया था, बट एट एक्सपायरी डेट इतना हो गया। तो आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे, आप लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कितना आपको मिलेगा 95,000 950,000, बट नहीं लोगे तो 975,000 मिलेगा। तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड, ओ ये सॉरी, ये मेरी रिसिप्ट का बता दी, बाई करना है ना यहाँ पे। तो आप बाई करोगे तो आई मीन आपको करेंसी बाई करना है पैसा देके। ठीक है, मतलब आपको करेंसी को खरीदना है, डॉलर को। तो आप जो ऑप्शन लिए थे, आपने ऑप्शन लेने पे आपको इतना पर 950,000 आपको देना पड़ेगा। और ऑप्शन नहीं लोगे, मतलब लाइक एक्सपायरी डेट पे अगर इस रेट पे खरीदते हो, इस रेट पे 1.95 एक्सपायरी डेट का स्पॉट रेट पे, तो आपको 975,000 पे करना होगा। तो आप कौन सा लोगे, सस्ता वाला लोगे ना, चीपर कौन है, ये है। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा है ना आपको। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे सबसे पहली बात कॉल ऑप्शन मतलब बाई करना, करेंसी बाई करना। मेरे सेल समझ रही थी इसलिए मिस्टेक हो गया। तो बाई करोगे तो आपको कितना, इतना पाउंड देके आपको डॉलर खरीदना है। तो जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उस टाइम आपने फिक्स किया कि 1.90 का रेट, एंड उस रेट के अकॉर्डिंग आपको 950,000 देना है, एंड 5 सॉरी हाँ 950,000 दोगे, एंड आप 500,000 पाउंड लोगे। ठीक है, बट आपने अगर ये ऑप्शन नहीं लिया होता, इन दैट केस आपको अभी चाहिए, उस टाइम आपको 975,000 पे करना होता, तो महंगा पड़ता है ना। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन ही लोगे ना, ऑप्शन तो ले चुके हो, मतलब उसी को एक्सरसाइज करोगे, तो एक्सरसाइज हो जाएगा। सिमिलरली पुट ऑप्शन का लिखते हैं, पुट ऑप्शन मतलब आपको सेल करना। ठीक है, सेल करना, तो आपको करेंसी सेल करना, मतलब एंड अमाउंट इज 400 1 2 3 पाउंड। तो जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया उस प्राइस के ये कौन सा डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट ही है। ओके, तो इंटू 2.90। ठीक है, ये 2.90 के अकॉर्डिंग
कितना डॉलर हो रहा है जो हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया था, बट एक्सपायरी डेट पे वी टू हैव ए प्राइस 2.95। ओके, अब आपको करेंसी सेल करना है, तो करेंसी सेल करोगे तो आपको पैसा आएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने जो फिक्स किया था रेट, उसके अकॉर्डिंग आपको इतना पैसा आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं लोगे तो आपको इतना पैसा आएगा। तो ऑब्वियसली आप एडवांटेज देखोगे ना। और यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग को ऑब्लिगेशन नहीं होता है, राइट मात्र होता है। तो राइट ही हम लोग यहाँ पे लिप्स कर सकते हैं। तो क्या कर दोगे आप, लिप्स कर दोगे कि अरे फ़ायदा आपको तो स्पॉट रेट पे ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप क्या कर दोगे, लिप्स कर दोगे, है ना। ओके, नेक्स्ट ईडी कंपनी इज यूके कंपनी डेट। अच्छा, वो उस टाइम वाला ही क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग ये कर सकते हो। सो ट्राई इट बाय योर सेल्फ, ठीक है, उतना ट्रिकी नहीं है। इंडिकेट बाय क्लिकिंग द रिलेवेंट बॉक्स whether the following statement are true or false about the impact of the fall in the value of country currency। अगर कंट्री का करेंसी फॉल हो रहा है मतलब वीक हो रहा है, और बाहर वाले का स्ट्रांग हो रहा है मतलब फॉरेन का स्ट्रांग हो रहा है, इन दैट केस आप क्या करोगे, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करोगे ना। एक्सपोर्ट करोगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा पैसा आएगा वहाँ से फॉरेन कंट्री से। तो एक्सपोर्ट विल गिवन ए स्टिमुलस, ऑब्वियस ट्रू। एंड द रेट ऑफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन विल विथ राइज। तो एक आपने ये चीज़ पढ़ा होगा परचेज पावर पैरिटी थ्योरी में, इंटरेस्ट रेट थ्योरी में, वो कि आपका हायर द इन्फ्लेशन द मोर विल बी द डेप्रिसिएशन, या फिर हायर द इंटरेस्ट रेट मोर विल बी द डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमारा कंट्री क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है मतलब वीक हो रहा है। तो वीक होना मतलब आपका इंटरेस्ट रेट या फिर इन्फ्लेशन बढ़ना। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। Okay, so 195, which of the following statement is true of a put option? Put मतलब sell करना। It is a right to sell an asset at a fixed price. It is an obligation to sell an asset at a fixed price. Obligation तो नहीं, मैंने बोला था। And it is right to buy an asset at a fixed price. It is obligation to buy an asset at a fixed price. मैंने क्या बोला था, put option क्या है आपका, सेल करने का। तो ये सेल क्या है, right to sell। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके Okay, which of the following statement are referred to interest rate risks? Are each of the following statement are true or false? First statement: the aim of FRA is to lock the company into target interest rate and hedge the both adverse and favorable interest rate movement। ये D2 बुक का लाइन है। So this is the true। FRA हम लोग को लॉक कर देता है एक टारगेट इंटरेस्ट रेट में, एंड ये बोथ डिपॉजिट एंड बोरोइंग के लिए भी होता है, एंड इट हेज द एडवर्स एज वेल एज फेवरेबल इंटरेस्ट रेट। स्टेटमेंट 2: interest rate guarantee is more expensive than FRA as the one has to pay for the flexible to able to take the advantage of the favorable interest rate movement। ऑब्वियसली ये भी हमारा ट्रू है। IRG एक्सपेंसिव होता है FRA से। जैसे हम लोग ऑप्शन में प्रीमियम पे करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होता है, ठीक है। तो बोथ आर ट्रू। कितने सारे क्वेश्चन हैं, और अभी इस वीडियो में आई थिंक ख़त्म नहीं होगा, 2 वीडियो करना होगा। ओके कोई नहीं, लेट्स डू अप टू 200। The shape of the yield curve at any point in time is the result of three theory acting together. Which of the following theory are not influence the yield curve? Liquidity preference theory ये हमारा कर्व को एक्सप्लेन करता है। एक्सपेक्टेशन थ्योरी भी करता है। फ्लैट yield थ्योरी, एंड फोर्थ है मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। तो यहाँ पे आपका सी नहीं करता है, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी है हमारा, लिक्विडिटी एंड प्रेफरेंस थ्योरी है, एक्सपेक्टेशन थ्योरी भी है, ठीक है। तो सी नहीं है हमारा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द यील्ड कर्व। एक ये रिलेशनशिप शो करता है मैच्योरिटी डेट्स एंड द यील्ड में, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द लिक्विडिटी एंड द बॉन्ड इंटरेस्ट रेट नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टू मैच्योरिटी एंड रिटर्न टू बॉन्ड इन्वेस्टर, ऑब्वियसली रिटर्न टू बॉन्ड इन्वेस्टर मतलब यील्ड, एंड टाइम टू मैच्योरिटी, यही है। Which of the following measure will allow a UK company to enjoy the benefit of favorable change in the exchange rate for the euro receivable contract while protecting them from the unfavorable exchange rate movement? Okay, तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि यूके कंपनी जो है उसको बेनिफिट लाइक फेवरेबल अगर एक्सचेंज रेट मूवमेंट है तो उसको बेनिफिट लेने के लिए कौन सा इसमें से अलाउ करेगा। तो ऑब्वियसली वो रिसीव कर रहा है ना
फॉर देयर यूरो रिसीवल, रिसीव कर रहा है तो क्या करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा मतलब क्या होगा पुट करेगा। और दूसरी बात, बेनिफिट किसमें मिलेगा फेवरेबल एक्सचेंज का, ओनली ऑप्शन में, क्योंकि हम लोग उसको, वो हमारा राइट होता है, नॉट ऑब्लिगेशन एक्सरसाइज करने के लिए। सो ये क्या हो जाएगा, पुट फॉरवर्ड फॉर यूरो। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट में आपका बोथ एडवर्स एंड फेवरेबल को हेज करता है, सो यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते हो आप। कॉल ऑप्शन मतलब आपका होता है बाई करने का, यहाँ पे इसको सेल करना है, बट एंड मनी मार्केट सेम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। ओके, देखते हैं कितने क्वेश्चन है इस वीडियो में, कवर होगा कि नहीं, बड़ा दूसरा वीडियो करना पड़ेगा। 13 और बचा हुआ है, कर लेते हैं इसी में। Okay, so which of the following statement is correct? Government may choose to rise interest rates so that the level of general expenditure in the economy will increase. अगर interest rate बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? कोई मतलब मान लो कि आपका बोरोइंग रेट ज़्यादा होता है डिपॉजिट रेट से, आई मीन ग्रेटर होता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना, मान लो दोनों मान के चलो, तो आपका डिपॉजिट रेट भी बढ़ना है और बोरोइंग रेट भी बढ़ना है। बोरोइंग रेट बढ़ेगा तो आप कोई बोरो नहीं करेगा, ऑब्वियसली सब डिपॉजिट करना चाहेंगे, तो पैसा बचाएंगे, तो इससे क्या होगा, मनी फ्लो मार्केट में कम होगा। मनी फ्लो मार्केट में कम होगा तो क्या होगा, आपका लोग खर्चे नहीं करेंगे, खर्चे नहीं करेंगे तो डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन भी घटेगा। तो ये हमारा, ये इंक्रीज बोल रहा है, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। A normal yield curve slopes upward to the reflect increase in compensation to investor for being unable to use their cash flow. Obviously normal yield curve बोलता है ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, एंड ये कहता है कि लाइक जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टर पैसे को मतलब लाइक गिव अप दिए रहते हैं ना, जो इन्वेस्ट किए रहते हैं, तो उनको उतना ज़्यादा ही रिटर्न चाहिए कंपेंसेशन करने के लिए, तो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट। Yield on the long term loan note is lower than the yield on the short term loan note, okay, because long term debt is less risky for a company than short term debt, ना more risky होता है। Expectation theory state that future interest rate reflects expectation of future inflation rate movement। हाँ, एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहता है आपका कि जो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट या फिर यील्ड कब जो होता है ना, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर के लिए डिपेंड करता है, वो मतलब लाइक सॉरी, एक्सपेक्टेशन जो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट होता है ना, यील्ड का हमारा फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द इन्फ्लेशन, ये कहता है। सो DEB आपका इनकरेक्ट है। 202 interest rate parity theory generally holds true in the practice, however it suffers from the several limitations, which of the following is not the limitation of the IRPT? गवर्नमेंट ये बुक में डिट्टो सेम लाइन है, आप बुक देखोगे ना तो गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द कैपिटल मार्केट भी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी कहता है कि लाइक आप जैसे कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट आरबीटी से सेविंग होता है ना, और इसका लिमिटेशन ये है कि हम लोग मान लो कि फॉरेन कंट्री में अगर इंटरेस्ट ज़्यादा वहाँ पे पैसा देंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवेन करती है ना, और वो फंड को लाइक अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांसफर करना भी रिस्की हो जाता है, लाइक वहाँ पे लाइक वार है या फिर कोई रिवॉल्यूशन चल रहा है, इन दैट केस तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। इस ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन है बुक में, एक बार चेक करना, या फिर एक बार गूगल पे भी चेक करना, मैंने शायद गूगल से ही पढ़ा था इसको। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ए ऑप्शन। कंट्रोल ऑन द करेंसी ट्रेडिंग, ये भी है। इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये भी है। फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट आर ओनली एस्टिमेट, ये डी आपका परचेज पावर पैरिटी थ्योरी से है, एक्सेप्ट डी आपका सारा तीनों आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का लिमिटेशन है, ठीक है, तो ये भी है, लिमिटेशन हो गया। एंड ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसिस रिस्क, ओके, इट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड करेंसी फ्यूचर एक्सचेंज रेट, it is difference between a spot exchange rate and currency future exchange, फ्यूचर एक्सचेंज नहीं, फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट का डिफरेंट होता है ये तो, ठीक है, फ्यूचर स्पॉट रेट। ओके, देखते हैं बाकी ऑप्शन। इट इज पॉसिबिलिटी दैट द मोमेंट इन द करेंसी फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट विल बी डिफरेंट, ऑब्वियसली इसलिए हमारा रिस्क रह जाता है। देखो ऐसा होता है ना कि मतलब फ्यूचर में जो डेट हम लोग आज के लाइक कैलकुलेट जो करते हैं एग्जैक्टली वही डेट नहीं होता है, डिफरेंस आ जाता है, दैट्स कॉल्ड ए बेसिस रिस्क, ठीक है।
तो टू आपका उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये देखो ऐसा कुछ नहीं है, एंड इट इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर द इम्परफेक्ट करेंसी फ्यूचर है। हाँ ये भी है आपका। सो बेसिकली बेसिक रिस्क क्या होता है ना, सपोज आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हो, फ्यूचर रेट कैलकुलेट करते हो यूजिंग द IRPT एंड PPT परचेज पावर पैरिटी थ्योरी। उससे हम लोग जो फॉरवर्ड का कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली वही रेट नहीं होता है ना, फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि फ्लक्चुएशन होता है, बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। सो एग्जैक्टली वो हमारा डिफरेंट आ सकता है, एंड दैट्स कॉल्ड ए बेसिस रिस्क। और दूसरा इन ये इम्परफेक्ट करेंसी फ्यूचर हिट का और कारण बता सकती हूँ। फ्यूचर हमारा एक्सचेंज में ट्रेडेड होता है और ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो लॉट में साइज ले सकते हैं, नॉट मतलब एग्जैक्ट अमाउंट हेज नहीं कर सकते हैं, अंडर या ओवर हो सकता है हेजिंग। सो इसीलिए वो इम्परफेक्शन आता है। सो ये भी एक रीज़न है, बेसिस रिस्क भी रीज़न है उस इम्परफेक्शन का, एंड दैट इज एक्सप्लेनिंग बाय द स्टेटमेंट 4। सो 2 और 4 आपका करेक्ट है। वैसे आपका देखो तो 1 एंड 2 ऑलमोस्ट सेम है, बट एक वर्डिंग का डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वो मतलब सेम नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो दैट्स वाला वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 2, एंड ऊपर वाला तो एग्जैक्टली बोल रहा है कि डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब ऐसा हो नहीं सकता, मतलब सेम भी हो सकता है, फ्लक्चुएट भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी है ना सबका, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 50-50 चांसेस। सो दैट्स वाई बेसिस रिस्क अराइजेस। ओके 204 क्या कहता है, कंट्री एक्स यूजेस डॉलर एज ए करेंसी एंड कंट्री वाई यूजेस डिनार। Country X expected inflation rate is 5% per year and compared to 2% per year in the country Y inflation rate है। Country Y nominal interest rate is 4% per year and country current export exchange rate between two countries 1.5 thousand 5000 dinar per dollar. According to four-way equivalence model, which of the following statement is or are true? Okay, ये भी करते हैं। Future export rate, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 4। Okay, so future export rate after 1 year should be 1.4571 dinar per dollar। तो यहाँ पे तो आपको फ्यूचर पूछ रहा है, फ्यूचर किससे निकलता है आपका, परचेज पावर पैरिटी थ्योरी से। वो क्या यूज करता है, इन्फ्लेशन यूज करता है। सो हमारा एक्सपोर्ट रेट क्या है, ये आपका एक्सपोर्ट रेट आपका क्या है, 1.5000 डिनार पर डॉलर। ठीक है। तो हमारा डिनार क्या है, काउंटर करेंसी एंड बेस है डॉलर। तो डिनार का इंटरेस्ट रेट क्या है, आई मीन इन्फ्लेशन रेट आई मीन। तो डिनार कौन है, कंट्री वाई का इन्फ्लेशन रेट 2% पर ईयर। डॉलर का इन्फ्लेशन रेट इज 5% पर एनम। तो 6 मंथ 1 ईयर का ही पूछ रहा है, 6 मंथ का नहीं है। तो फ्यूचर रेट हो जाएगा 1 + 2 1 + कितना आ रहा है देखो, तो एग्जैक्टली सेम है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, सो नेक्स्ट क्या कहता है, कंट्री एक्स नॉमिनल इंटरेस्ट रेट शुड बी 7.06% पर ईयर। तो आपको फ्यूचर पता चल गया, फ्यूचर रेट और आपको स्पॉट रेट भी पता है। और 4-वे इक्विवेलेंस मॉडल के अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू 1 + इंटरेस्ट रेट ऑफ काउंटर करेंसी डिवाइडेड बाय 1 + इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। ठीक है, फ्यूचर इस पे ये दिया है, आपका स्पॉट रेट ये है, एंड आपका काउंटर करेंसी का
इंटरेस्ट रेट कितना है, काउंटर करेंसी कौन है, दिनार, दिनार का इंटरेस्ट रेट 4%। और आपको नीचे का बेस कंट्री का पूछ रखा है 1+IB, वो निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1+IB इक्वल टू 1+4%, पॉजिटिव का ही पूछ रहा है, नो इश्यू। ओके, नाउ IB इक्वल टू इस -1, इसको परसेंटेज में बदल देते हैं, ये हो जाएगा आपका। ओके, ये भी सेम, आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये 4 वे इक्विवेलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। अब अगर बुक खोलना, वहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है, जस्ट गो एंड रीड इट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, कंट्री एक्स रियल इंटरेस्ट रेट शुड बी हायर देन द कंट्री वाई। कंट्री एक्स रियल इंटरेस्ट रेट, ओके, तो इन्फ्लेशन रेट किसका ज्यादा है, सॉरी एक सेकेंड, आपका इंटरनेशनल फिशर कहता है रियल इंटरेस्ट रेट सेम होता है। ठीक है, ओनली द चेंजेस आता है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में एंड आपका इन्फ्लेशन में, तो ये रियल रेट आपका सेम होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये हायर लोअर नहीं होगा, मैं तो आप ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सोचने लगी, तो रियल इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट होता है, ओनली द चेंजेस केम ओनली इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये 1 and 2 मात्रे ओनली करेक्ट है, 1 and 2 मतलब बी। ओके, सो 205, व्हाट इज द करंट 6 month फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इन द कंट्री वाई। ये तो क्वाइट सिंपल है, आपको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पूछा है, मतलब किस थ्योरी का है, इंटरेस्ट रेट पैट थ्योरी का। वो क्या यूज करता है, इंटरेस्ट रेट, तो आपको 6 month का इंटरेस्ट रेट यूज करना है एंड स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है 1.6 पैसों पर डॉलर। ये कर सकते हो कैलकुलेशन खुद से आप लोग, इजी है। ओके, 206, interest rate floor can be used to hedge an expected increase in the interest rate। ओके, तो इंटरेस्ट रेट फ्लोर क्या होता है, ये एक ऑप्शन होता है इंटरेस्ट, ये फ्यूचर वाले पे, जिसमें क्या करते हैं स्पेशली इन्वेस्टर, वो एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट सेट कर लेते हैं। ऐसे याद रखो, फ्लोर मतलब जमीन, जमीन मतलब मिनिमम, मिनिमम आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लेते हैं, इससे नीचे गया तो लाइक बच सके उसके लिए। तो ये क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, क्या हमारा फ्लोर इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट को हेज करता है, नहीं, डिक्रीज होगा उस केस में हेज करेगा ना, तो ये इनकरेक्ट। कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लोर इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉलर, ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कॉलर में आपका दोनों काम हो जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रेट का, मतलब लाइक ये फ्लोर एंड कैप दोनों का, बट फ्लोर वाले में तो एक ही काम करता है, उससे वो महंगा होता है, तो दिस इज करेक्ट। प्रीमियम ऑन इंटरेस्ट ऑप्शन इज पेबल व्हेन इट इज एक्सरसाइज, व्हेन इट इज एक्सरसाइज नहीं, जब वो पहले ही पे करना होता है अप फ्रंट में ही, सो दिस इज इनकरेक्ट। स्टैंडर्डाइज नेचर ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मीन्स दैट ओवर एंड अंडर हेजिंग कैन बी अवॉइडेड, नॉट अवॉइडेड, वहाँ पे और होता ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना होता है, जिससे क्या हो सकता है, एग्जैक्ट अमाउंट कवर नहीं होता है, अंडर और ओवर हेजिंग आ सकता है। ठीक है। Okay, 207. Brass company has produced a cash forecast that predict a cash order of 5 months starting in the 4 month time. ये चीज़ ध्यान देना है, FRA में आपको ऐसे ही बोलेगा स्टार्टिंग इन द 5 month टाइम, लास्ट इतना कह के, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें से FRA एग्रीमेंट है। तो क्या बोला, कैश फोरकास्ट दैट प्रिडिक्ट ए कैश शॉर्टेज ऑफ 5 month। ठीक है, 5 महीने का कैश शॉर्टेज होगा, स्टार्ट कब से हो रहा है, 4 महीने से, 4 महीने के बाद 5 महीने जोड़ो, मतलब 4 to 9 आपका FRA पीरियड होगा। ठीक है, 4 to 9। अब रेट लेना है, आप क्या कर रहे हो, शॉर्टेज है तो आप बोरो करोगे, बोरो किस पे होता है, ऑलवेज एट ए हायर रेट, तो 4 to 9 का हायर रेट कौन है, 4 वाला 4%, 4% होगा रेट का। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट, calculate the nearest dollar, the value of New Zealand dollar that would be needed to settle the purchase invoice if the forward exchange contract is used।
इसको करते हैं, ये तो इजी है वैसे, मैं समझा सकती हूँ, बट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मिला है इसका, सो लेट्स डू इट. Okay, so Plum Company has a company based in the New Zealand and has entered into the contract with a Japanese company to purchase an item of machinery. The cost of Japanese yen is yen 400,000. मतलब पे करेगा, मशीन खरीद रहा है तो पेबल अमाउंट इज 400, 1 2 3. ये क्या है, येन में है, मतलब फॉरेन करेंसी में वो है, कोटेड है. एंड इज ड्यू टू बी पेड इन द 6 मंथ. ये कितने महीने पे करेगा इसको, 6 महीने में. ओके, एंड प्लम कंपनी डिसाइड टू एंटर इनटू फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट विद इस बैंक हु वाज ऑफर्ड द कॉन्ट्रैक्ट एट द फॉलोइंग 6 मंथ रेट. अब पेबल है तो क्या करेगा, बाय करेगा. बाय क्या करेगा, लोअर रेट पे. तो लोअर रेट कौन सा है इसमें से, 7. ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट में डिवाइड, तो 5181 नियरेस्ट डॉलर बोल रहा है, तो इतना ये न्यूजीलैंड डॉलर में डालते सीधे NZ. ठीक है, इतना वो वैल्यू है डॉलर का, फॉरवर्ड अगर यूज कर रहा है तो. ठीक है, 209. व्हाट इज द करेंट स्पॉट रेट. ये इजी है, इजी इन द सेंस आपको लाइक सबसे पहली बात देखना है आपको क्या दिया हुआ है. एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट इन द 1 ईयर इज 1.4505 यूरो पर डॉलर. ये फ्यूचर दिया है. फ्यूचर मतलब परचेज पावर पैरिटी थ्योरी, वो क्या यूज करता है, इन्फ्लेशन यूज करता है. एंड प्रिडिक्टेड इन्फ्लेशन रेट फॉर द ईयर अहेड आर यूरोजन का डॉलर का इन्फ्लेशन दिया हुआ है. एंड आपको करंट स्पॉट रेट देना है. बाकी के क्वेश्चन में क्या था, करंट स्पॉट दे रहा था, आपको ये कैलकुलेट करना था. नाउ उल्टा हो गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड का दिया हुआ है एंड राइट साइड में जो मल्टीप्लाई करते हैं स्पॉट रेट वो फाइंड आउट करना है. तो सिंपल है, फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट इट. ठीक है, विच टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कंसर्निंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मेथड ऑफ स्मूथिंग आर ट्रू. मैंने प्रीवियस एक वीडियो रिकॉर्ड किया था फाइनेंशियल इन्वायरमेंट का, वहाँ पे मैंने बोला था इंटरेस्ट रेट स्मूथिंग क्या होती है. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग दोनों होती है, एंड दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सम पार्ट को फिक्स रेट से या सम पार्ट को वेरिएबल रेट से यूज़ करके कंपनी बोरो या इन्वेस्ट करती है. सो दैट्स द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मेथड ऑफ स्मूथिंग. तो फर्स्ट क्या कहता है, ए डेब्ट पोर्टफोलियो विल कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट डेब्ट. ऑब्वियसली मैंने ये बोला था. इंटरेस्ट पेमेंट विल स्टिल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज राइज. ऑब्वियसली पूरा का पूरा 100% सिक्योर नहीं होता है, फिर भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से रिस्क फेस होती है, बट पूरा मतलब उतना नहीं होती जितना लाइक नहीं करता तो होता, मतलब फिर भी होती है. सो ये A एंड B, एंड ये बुक में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है. सो A एंड B दोनों करेक्ट है. इन्वेस्टमेंट विद फिक्स्ड कैश फ्लो विद फाइनेंस विद फिक्स्ड डेब्ट, ये ऐसा कुछ नहीं है. फुल बेनिफिट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉल इन इंटरेस्ट रेट. फुल बेनिफिट नहीं होता है. नेट इफेक्ट विल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट विच इज फिक्स्ड ओवरऑल, ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो आपका ये बोल रहा है इन्वेस्टमेंट विद फिक्स कैश फ्लो विद फाइनेंस विद फिक्स रेट डेब्ट, ये आपका वैसे भी मैचिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है, नॉट स्मूथिंग. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. What would be the amount received from the financial institution under the terms of FRA if actual interest rate was 3.75% nearest dollar? A company that has 14 million loan with a variable rate of interest has acquired a FRA agreement with a financial institution that offered a 4 to 11. मतलब कितने महीने का हुआ, 4 to 11 मतलब 7 महीने के लिए ये FRA एग्रीमेंट है. एंड वो लोन लिए, लोन मतलब बोरो किया है. बोरो किस पे होता है, हायर रेट पे, मतलब 2.85%. और एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट कितना है, 3.75. अब इसको घाटा लग रहा है कि फायदा हो रहा है, ऑब्वियसली इसको घाटा लगेगा ना. तो घाटा लगेगा तो क्या होगा, बैंक इसको पे करेगा. तो अमाउंट पूछ कितना पे करेगा, तो ये इसने रिसीव करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना, पहले लोन अमाउंट 14,000
मिलियन 14 मिलियन इंटू 3.75 इंटरेस्ट पहुंच गया, पर एग्रीमेंट कितना पे हुआ था 2.85% पे, और ये कितने महीने के लिए है 7 महीने के लिए, तो 73500 वो बैंक से रिसीव करेगा क्योंकि उसको घाटा लग रहा है, फायदा होता तो ये पे करता है बैंक को। Which two of the following derivative instrument are characterized by standard contract size? Okay, तो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तो OTC पे होता है, ये याद रखना। फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट, आई एम सॉरी, वो दोनों सेम ही है, तो ये सब OTC पे होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सचेंज ट्रेडेड, तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज होता है, तो सी है। एंड स्वैप, स्वैप भी बैंक अरेंज करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी नहीं है। एंड ओवर द काउंटर ऑप्शन, एक्सचेंज ट्रेडेबल ऑप्शन, तो ये ध्यान देना कौन कौन सा आपका OTC पे ट्रेडेड है एंड कौन कौन सा आपका लाइक एक्सचेंज ट्रेडेड है, ठीक है। एंड बेनिफिट एंड लिमिटेशन भी समझ लेना सारे का। ओके, सो लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गैप एक्सपोजर। तो गैप एक्सपोजर बेसिकली क्या होता है, इसमें जो इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट को ना एक जगह रखते हैं, इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटी को मतलब एक जगह रख के तब इंटरेस्ट, एक मिनट, हाँ इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट को एक जगह एंड इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटी को एक जगह रख के, एंड जो भी लाइक डिफरेंस आता है वो आई थिंक गैप एक्सपोजर होता है, टाइमिंग की वजह से। ऑप्शन रीड करते तो पता चल जाएगा। वैसे द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट 9, ए डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट एंड द लाइबिलिटीज, हाँ ये था जो यहाँ पे इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट को एक जगह रख के एंड लाइबिलिटी को एक जगह रख के जो डिफरेंस इसमें आता है दैट्स अ गैप एक्सपोजर, जो बी डिफाइन कर रहा है। एंड डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट रेट इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, स्पॉट इंटरेस्ट रेट एंड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, एंड डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ऐसा कुछ नहीं था, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे हमारी सेक्शन ए का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू सेक्शन बी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ 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 आप लोग बुक ज़रूर पढ़ना, बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए इट इज़ वेरी मस्ट, तभी आप टैकल कर पाओगे, ठीक है।